10 मई 2026 मोदी जी आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। और जब ये इंटरव्यू सामने आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाता है। 2000 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 2100 पॉइंट, 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट, 2250 पॉइंट। और आज 2026 में आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें होंगी। पहली चीज कि इंडियन शेयर बाजार को बेचो और भाग जाओ, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है, मतलब तबाही आने वाली है। दूसरी चीज कि अब बाजार गिरेगा तो मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस समय पे जो दुनिया है, इंडिया है, मेनली 3 समस्याओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले है इंडिया। इंडिया के अंदर इस समय पे जो रिस्क है वो है करेंसी रिस्क और ग्रोथ रिस्क। INR टू डॉलर टर्म में INR 95 रुपीस पर डॉलर क्रॉस कर चुका है। ग्रोथ तो भूल जाओ, जॉब जनरेशन नहीं, जॉब कट आपको देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वर्ल्ड वॉर। इस समय पे चाहे आप ईरान यूएस देख लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लो, इंडिया पाकिस्तान देख लो, चाइना ताइवान देख लो, हर जगह लड़ाई है। और इस लड़ाई से निपटने के लिए पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रही है, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस समय पे है हर किसी के लिए, चाहे वो इंडिया हो यूएस, की जो ग्रोथ है वो कहां से आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। अगर आपको करेंसी रिस्क से बचना है, दूसरी चीज ग्रोथ भी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे सेक्टर चाहिए जो हर सिचुएशन में ग्रो करते हुए दिखे और उनके पास प्राइसिंग पावर भी हो। अब जो प्राइसिंग पावर है ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसके अंदर अगर आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो आप अपना जो प्राइस है वो बढ़ा सकते हो और उसके बाद भी जो आपकी चीजों की डिमांड है वो कम नहीं होगी। और इसके अंदर वो कंपनीज आती हैं जिनके पास एसेट लाइट मॉडल बिजनेस हो, जहां पर आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना ज्यादा यूजर को कैप्चर करने के लिए, या फिर दूसरी चीज जहां पे डिमांड इतनी हाई है और सप्लाई लिमिटेड की इंसान प्रीमियम पे करेगा। तो सबसे पहला सेक्टर आता है हेल्थ केयर सेक्टर। रिसेंटली फैमिली में कुछ इशू हुए जिस वजह से मुझे जाना पड़ा और मैं जब एक हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे वहां पर दिखे बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, जिनके पास इंश्योरेंस था और जिनके पास इंश्योरेंस नहीं भी था वो कैश के अंदर आकर के अपना इलाज करा रहे थे। और इलाज की जो एवरेज कॉस्ट निकली वहां पर वो निकली 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक। चाहे आपके पास कैश हो, चाहे आपके पास कैश नहीं हो, आप जाकर के अपने परिवार का, आप जाकर के अपने लव्ड वन का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाओगे। अगर आप एक बार अच्छे अस्पताल में घुस जाते हो, वहां पर जो बिल की मशीन होती है वो इतनी तेजी से चलती है जितनी तेजी से आपकी पॉकेट के अंदर पैसा नहीं आता। लेकिन इन सब के बावजूद जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनका जो बेड है वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। कोई भी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी फैमिली वाले उसको बेस्ट हेल्थ केयर देने की कोशिश करते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे इंश्योरेंस ना हो। इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है, चाहे कोई खाए या ना खाए, अगर किसी की मेजर तबीयत खराब हुई है तो यहां पर तो वो पैसा देने वाला है। और इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनता जा रहा है। और आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर ये उम्मीद तो नहीं दिख रही कि कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी देखने को मिलेगा। चाहे डेवलप्ड नेशन हो चाहे डेवलपिंग नेशन हो, हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हमेशा कमी रही है और जहां पे डिमांड हाई रही है। इंडिया के अंदर जो वेदर है, खाना है, फूड क्वालिटी है, ये सब खराब होती जा रही है। मतलब जो हेल्थ केयर है इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हम टॉप टियर हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे, इसी वजह से इनके पास प्राइसिंग पावर भी होती है। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी अपोलो हॉस्पिटल, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1983 के अंदर। ये फेमस है अपने मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से और एज अ नेशनल फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर। अगली कंपनी है हमारी मैक्स हेल्थ केयर और ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे कि केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स
हॉस्पिटल्स हैं इनके, मेडिकल सेंटर है इनके, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है इनके पास, और ये प्रोवाइड करती है, मैनेज करती है मेडिकल सर्विसेज, क्लिनिकली रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सर्विसेज, रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज इनके पास आपको देखने को मिलती है। और ये इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर सेक्टर लीडर निकल के आती है। हमारी जो अगली कंपनी है इसका नाम है नारायणा। नारायणा जो है ये प्रोवाइड करती है कमर्शियल हेल्थ केयर सर्विसेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्प्रेड है इनके अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में भी। अब ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अगर हम इसकी टॉप 3 कंपनीज की बात करें तो लगातार इंडिया के अंदर इनकी जो पेनिट्रेशन है ये बढ़ती जा रही है, जो बेड के साइजेस हैं ये लगातार ऐड ऑन होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप इनको कभी बुक करने की कोशिश करोगे इमरजेंसी के लेवल पर, या तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे या फिर आपको जो बेड है यही एलोकेट नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि अभी भी इंडिया के अंदर ये जो ग्रोथ है ये आने वाली है, पूरी तरीके से प्राइजेड नहीं हुआ। लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी काफी भाग चुकी है, कितना भागेगी, इंडिया अभी बढ़ रहा है और हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया के अंदर इंडिया के साथ बढ़ेगा। यहाँ पे रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब पहले जमीन खरीदो फिर हॉस्पिटल बनाओ और उसके बाद लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। लेकिन इतने बड़े ब्रांड हैं तो ये ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के दूसरे सबसे बड़े इशू की, जो कि है सेफ्टी। इंडिया के 2 दुश्मन पहले से ही हैं। पहला है पाकिस्तान, जिसके साथ टाइम टू टाइम वॉर होती रहती है और हम हमेशा से उनको डोमिनेट करते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर काफी सारे ऐसा डेटा निकल के आया जिसको देख करके हम शॉक हो गए। जब ये वॉर शुरू हुई थी तो कुछ टाइम के लिए जो पाकिस्तान था वो हम पे भारी पड़ा था। अब ये सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हम वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन यहां पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया था। इसी के साथ साथ सैटेलाइट की मदद से हमारे जो एक्शन प्लान्स थे वो भी पाकिस्तान को लाइव मिल रहे थे और हमने इस चीज को समझ करके अपनी स्ट्रेटजी बदली और उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है वो वॉर नहीं थी, वो वन साइडेड डोमिनेंस था जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर करा था। लेकिन ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जो चाइना है वो भी तेजी से अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में हमें चाइना के साथ हो सकता है 1-to-1 या फिर 1 वर्सेस 2 करने को मिले। और इसी के साथ साथ जो बांग्लादेश है उसके साथ भी रिलेशंस इंडिया के धीरे धीरे करके खराब हो रहे हैं। और इस पूरी की पूरी सिचुएशन से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो इंडिया है वो अपना डिफेंस बजट कम नहीं कर सकता, इवन आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा ही जिस हिसाब से दुनिया के अंदर तबाही चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया के अलग अलग लोगों को डिफेंस की जरूरत होगी और इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू करा है। लास्ट 10 सालों के अंदर जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 10x से ज्यादा हो गया है। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत है वो डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हमारी सरकार इस चीज के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। अब जो रिसेंट वॉर हम विटनेस कर रहे हैं इसके अंदर एक चीज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और अमेरिका भी इससे परेशान है। वो क्या है? वो है ड्रोन सिस्टम। और इंडिया के अंदर ये कंपनी इसके अंदर लीडर है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी बनी थी 1996 के अंदर और ये कंपनी काम करती है, डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स। ये एक्टिवली इन्वॉल्व है इंडिजेनिजाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि बेनिफिशियल है इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए, स्टेट पुलिस फोर्स के लिए। जेन टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद इंडिया में है और इनके ऑफिसेज यूएई और यूएस के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। अब जब वॉर ग्राउंड पे होती है तो एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बम बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये इंडस्ट्री भी काफी तेजी से ग्रो करने वाली है। और इसके अंदर मार्केट लीडर है इंडिया की प्राइवेट कंपनी इंडिया के लिए, उसका नाम है सोलर इंडस्ट्री। अब जो सोलर इंडस्ट्री है वो इंडिया की लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव के अंदर, डेटोनेटर्स के अंदर, डेटोनेटिंग कॉर्ड्स के अंदर और कंपाउंड विद फाइंड एप्लीकेशन इन द माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव, डिलीवरी सिस्टम, एमिनेशन एंड पायरोस फ्यूजेस फॉर द डिफेंस सेक्टर। मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर एक और मेजर रोल अदा करती है ये कंपनी। इस कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन इंडिया और ये कुछ चुनिंदा कंपनी में से आती है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने
में। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सी हो, हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए इनके पास सॉल्यूशन है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं LCA तेजस के अंदर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अंदर, ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर, जिन सब ने मिलकर के पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। लेकिन क्या यहां पर रिस्क नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर भी रिस्क आता है। देखो, जो डिफेंस है इंडिया के अंदर मेनली गवर्नमेंट की जो बजट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट का बजट बढ़ता रहता है तो ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट का बजट बढ़ता नहीं है या फिर वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा करती है तो यहां पर रिस्क आएगा। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कि पूरी दुनिया के अंदर एकदम से शांति आ जाए। आपको लगता है कि सीरियसली ऐसा कुछ होने वाला है? पर्सनली लास्ट 2 साल को देख करके तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी शांति आने वाली है। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके ऊपर इंडिया में लास्ट 5 साल में बहुत काम हुआ है। स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है। इन्वेस्टमेंट में नहीं, FNO बहुत सारे लोग करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफी सारे लोग की बढ़ रही है। यहाँ पे 2 सबसे बड़ी कंपनीज आती हैं, NSDL और CDSL। आज हम बात कर रहे हैं CDSL के बारे में। ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। मतलब जब भी आप स्टॉक को बाय और सेल करते हो तो जो आपका स्टॉक स्टोर होता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर, वो यहीं पर होता है। ये इंडस्ट्री कब काम करती है? अगर इंडिया के अंदर बुल रन आएगा, ज्यादातर लोग स्टॉक खरीदेंगे, होल्ड करेंगे, तो ये ग्रो करेगी। अगर इंडिया के अंदर बुल रन नहीं आएगा तो कोई बाय एंड होल्ड नहीं करेगा, तो ये लॉस करेगी। तो ये कोरिलेटेड इंडस्ट्री है इंडियन स्टॉक मार्केट से। डिपेंड करता है, आपको लगता है कि भाई इंडिया की स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी, लोग खरीदेंगे, अभी इंडिया के अंदर और भी इन्वेस्टर्स आएंगे, जैसे जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगी तो ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है। अगर आपको लगता है कि इसका उल्टा होगा तो ये कंपनी आपके लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जिसके ऊपर पूरी दुनिया बुलिश है। अब बोलोगे ऐसा कौन सा सेक्टर है? लास्ट 2 सालों में क्या बदला है? 2 सालों में कमोडिटी खरीदना काफी कॉमन हुआ है और हर इंसान कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, लोग ऑयल के ऊपर भी शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशन में इन्वेस्टर पैसा लूज कर रहा है, इन्वेस्टर पैसा कमा रहा है। लेकिन एक कंपनी है जिसको इससे काफी फायदा हुआ है इंडिया के अंदर, वो कंपनी है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया के अंदर फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। ये इंडिया के अंदर लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो कि ऑफर करती है फेयर प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट टू इंडियन कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम। और ये जो एक्सचेंज है ये ऑपरेट करता है सेबी की निगरानी के अंदर। और आने वाले टाइम के ऊपर जैसे हमें पता है कि भाई गोल्ड के ऊपर लोग बुलिश होने वाले हैं, सिल्वर के ऊपर लोग बुलिश होने वाले हैं। अब आप फिजिकल तो खरीद नहीं सकते, तो लोग जाकर के कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर भी बाय और सेल करना शुरू कर चुके हैं। और ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर भी है, तो ये आपकी नजर में होना चाहिए। और लास्ट कुछ टाइम में इसने काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। आप बोलोगे कि भाई ये तो बढ़ गई है, कितनी बढ़ जाएगी? ये कितनी भी बढ़ सकती है और कितनी भी गिर सकती है। ये डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे चलेगी। अगर आपको लगता है कि कमोडिटी ग्रो करेगी, जैसे सिल्वर का रियल यूज केस है, कॉपर का रियल यूज केस है, तो MCX एक अच्छी कंपनी होगी जहां पे काफी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, जिससे इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो MCX यहां से गिर सकती है। यहां पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? यहां पे सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट यहां पे आती है, कहती है प्राइस डिस्कवरी सही नहीं हो रही, अपने चार्जेस को कम करो, तो यहां पर एक बड़ा क्रैश आएगा, जैसे कि IEX के अंदर आया है। यहां पे कोई नया बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाता है तो भी एक बड़ा रिस्क आएगा। लेकिन आज की डेट के अंदर जो इनके पास मोट है, ये एज ऑफ नाउ किसी भी दूसरी कंपनी के पास नहीं है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे। 2020 के बाद ना एक चीज है जो कि बदल गई इंडिया के लिए। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट सेविंग नेशंस में से माना जाता था कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो सेव बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से एक चीज बदलते हुए दिखी है कि इंडिया के लोग सेव कम कर रहे हैं, स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, लोन और भी ज्यादा ले रहे हैं। चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रैवल हो, कुछ भी हो, लोन से पाइल अप हो गई है। जो हमारी नई जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, ये उनके लिए नुकसानदायक होगा फॉर श्योर। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि आप लोन लेने की जगह उस कंपनी का हिस्सा लोगे जो कि लोन दे रहा है, उसकी रिकवरी प्रोसेस भी काफी स्ट्रांग है। उस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी है इंडिया में। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो कम हो जाता है रिलेटिवली, अगर आप एक छोटी एनबीएफसी कंपनी की साइड जाते हो तो। अब जो बजाज फाइनेंस है ये एनबीएफसी सेक्टर है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क आता है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट यहां से बढ़ जाएगा तो ये कंपनीज गिरेंगी, अगर इंटरेस्ट रेट यहां से गिरेगा तो ये जो कंपनी है ये सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि यूएस के अंदर जैसे लोग लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया के अंदर भी यही चीज होने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन एक चीज याद रखना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो एनालिसिस जरूर करना इन्वेस्ट करने से पहले। अब हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वॉर को टैकल कर लिया और
ग्रोथ को टैकल कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि है करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे इसको समझो। अब इंडिया की जो करेंसी है ये वीक हो रही है और माना जा रहा है कि 110 रुपए पर डॉलर के हिसाब तक ये गिर सकती है। लास्ट 5 सालों के अंदर 30% से ज्यादा इंडिया की जो करेंसी है वो वीक हो गई है। मतलब अगर आपने 12% 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो डॉलर टर्म्स के अंदर 7 से 8% से ज्यादा की ग्रोथ आपने अपने पोर्टफोलियो में नहीं देखी। इसलिए करेंसी रिस्क भी हमें हेज करना पड़ेगा। इंडिया पूरी की पूरी दुनिया का सिर्फ 4% है, तो आप पूरा पैसा इंडिया में नहीं लगाना चाहोगे। आप जॉब भी इंडिया में कर रहे हो, आईएनआर में कमा रहे हो, इन्वेस्ट आईएनआर में कर रहे हो, गेन्स या लॉस आईएनआर में कर रहे हो, और आईएनआर को कोई दिक्कत होती है तो आपकी ओवरऑल सिचुएशन हिल जाएगी। अब मोदी जी की स्पीच में भी जो रिस्क था वो रिस्क क्या था कि आईएनआर को गिरने से बचाओ। अगर आप बाहर की चीज बहुत ज्यादा खरीदोगे हमारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएंगे, मतलब क्या है आईएनआर और गिरेगा। तो इसी वजह से अपने पैसे को हेज करना जरूरी है, मतलब यूएस इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। तो यूएस के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ग्रोथ में काम कर रही है। एआई डेटा सेंटर में लीडर कंपनीज हैं ये, और एआई डेटा सेंटर कहीं नहीं जा रहा। अगर ये काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आर&डी फेज के अंदर है, फिर मोनेटाइजेशन फेज में जाएंगे जहां पे ये चीजें महंगी होगी, फिर चीजें सस्ती होंगी और फिर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं नहीं जा रहा एआई और डेटा सेंटर वाला सेगमेंट। अगर हम इसकी ग्रोथ कंपनीज देखें जो कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है इसके अंदर, सबसे पहली कंपनी है हमारी Amazon। जो Amazon है ये क्या करती है, ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपने एआई डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रही है, इंडिया में भी काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अगली कंपनी है Nvidia, चिप्स बनाती है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इस समय पे एआई और डेटा सेंटर वाली थीम के अंदर। इवन इसकी जो मार्केट कैप है ये इंडिया की ओवरऑल जीडीपी से भी ज्यादा हो चुकी है, और लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन याद रखना नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये काम कर रही है, तो अभी ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा है। हाँ, 30-40% का करेक्शन आना नॉर्मल है, भागेगी भी, क्रैश भी आएगा, ये सारे रिस्क आपको पता होना चाहिए। अगली है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कैसे, इसने चैट जीपीटी में काफी सारा पैसा लगाया है, जब ये मोनेटाइजेशन फेज में जाएगी तो ये ग्रो करेगी। इसके बाद हमारा आता है गूगल। लोग कहते हैं गूगल खत्म हो गया, लेकिन इसके जो खुद के एआई है इसने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया और गूगल ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और अभी भी रिकवर करने ही वाला है, जिस हिसाब से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई और डेटा सेंटर के अंदर। अगली जो कंपनी है उसका नाम है मेटा। मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम आप समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेटा अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जैसे कि वीआर, ये भी बेचता है और मोबाइल सेगमेंट में भी ये जाने की कर रहे हैं। तो एआई और डेटा सेंटर के अंदर करेंसी को भी बचाना है तो भाई यूएस इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से मस्ट होने वाली है। अगर आप नहीं करते तो आप काफी बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा आपको जापान, साउथ कोरिया, इनको भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि सैमसंग हो गया, ये भी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन आनी चाहिए अगर आपको करेंसी रिस्क को भी हेज करना है, और एक बड़ा इन्वेस्टर ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे 10 साल 15 साल के लिए बताओ क्या चल सकता है, कौन सी थीम ग्रो कर रही है। उसके लिए ये दोनों वीडियो देख लेना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मस्ट वॉच है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई तो। बाय बाय।